धुरंधर सबने देख ली? कितने लोगों ने धुरंधर नहीं देखी है? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं देखी हो? जिन्होंने पहले दो हाथ खड़े करो, जिन्होंने तो फर्स्ट देखी ना सेकंड देखी। जिन्होंने फर्स्ट देखी है सेकंड नहीं देखी। जिन्होंने सेकंड देखी है फर्स्ट नहीं देखी। ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं, कई बार होता है फर्स्ट देखी नहीं, फिर फर्स्ट की हाइप बनी तो अपने लगा यार फर्स्ट तो चूक गए, चलो सेकंड तो देख लेते हैं। चलो, तो कौन अच्छा लगा आपको धुरंधर में सबसे अच्छा? एसपी असलम है या जमील जमाली? जमील जमाली अच्छा लगा आपको? आप हम 45 साल पहले आ गए थे इधर। चलो, तो आज घर पे जाके चौधरी असलम की वाइफ का बीबीसी पे इंटरव्यू है। मैंने बताया सर दिन पहले। हाँ, तो आज देखना, चौधरी असलम जो था उसकी वाइफ का नाम है नौरीन। चौधरी असलम की जो मृत्यु हो गई थी, वो जैसे उसमें उड़ाया वैसे ही उड़ाया हुआ है। उसमें उड़ाया हुआ ना, जो तो वैसे ही उड़ता है वो। तो उसकी वाइफ है नौरीन। नौरीन का इंटरव्यू सुनना आप, बड़ा गजब इंटरव्यू देती है। वो कहती है भाई मेरे और मेरे पति के फेवरेट स्टार ही संजय दत्त थे, और अब जब इस मूवी में संजय दत्त ने रोल किया तो मुझे लगा चौधरी असलम वापस आ गया है। भाई वैसा वैसा दिखता है जैसा मेरा पति दिखता था, पर ये फिल्मों वालों ने थोड़ा सही नहीं दिखाया है। मेरे पति को उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिए। चौधरी असलम शेर आदमी था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था। तो बड़ा जोरदार बोलती हो। मैं तो पुलिस वाले से तो शादी नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने जबरदस्ती कर दी थी, और चौधरी असलम भी जबरदस्ती उठा के ले आया था मुझको। 20 साल की शादी में हम 1.5 साल ही साथ में रहे थे, पर शेर आदमी था, मुझे अच्छा लगा उसकी पत्नी बन के। तो बड़ा गजब का इंटरव्यू उसका सुनना, ये सुन लोगे आज है? पर बिजी तो हो, हालांकि थोड़ा समय निकाल लेना। चलो मैं बात बता देता हूँ। बिहार का सीएम कौन बन गया? सम्राट चौधरी को बना दिया। डिप्टी सीएम बनाया क्या? डिप्टी सीएम जेडीयू से 2 बनाए। कौन कौन? एक तो विजय चौधरी है, दूसरे निशांत कुमार को नहीं बनाया, नीतीश कुमार वाले बेटे को। तुम्हें से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते इन चीजों में है? अभी कौन कौन से राज्यों में चुनाव होंगे? केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और तमिलनाडु और पांच में ही है। तमिलनाडु में कौन कौन सी पार्टियां हैं? डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, यही है। और एक और पार्टी कौन सी है? एआईडीएमके। एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कगड़म। और विजय सेतुपति ने बनाई वो कौन सी है? विजय सेतुपति ने भी तो पार्टी बना रखी है, कौन सी है? नानापति। क्या चुनाव चिन्ह है विजय सेतुपति वाली पार्टी का? नई पार्टी बनी, उसके चुनाव चिन्ह वगैरह क्या है? केरल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? लेफ्ट पार्टी थोड़ी होती है, लेफ्ट तो विचारधारा है, आइडियोलॉजी। लेफ्ट राइट पार्टी थोड़ी है, राइट लेफ्ट। सीपीआई, सीपीआई है सीपीएम है? कौन सी है केरला वाली? सीपीआई है या सीपीएम है, या दोनों एक साथ लड़ते हैं? असम में कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही? बीजेपी, कांग्रेस, और कोई पार्टी नहीं है वहां? बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी क्या नाम है? बदरुद्दीन अजमल का नाम पहली बार सुना है, उसकी पार्टी का नाम नहीं सुन रखा। असम गण परिषद का नाम कितने लोगों ने सुना है? असम गण परिषद क्यों सुना तुमने? 10th में नाम लगता था, क्यों लगता था? क्या पढ़ा था उनके बारे में? कोई बात? स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन किया, सरकार के सामने गए, सरकार ने कहा इतनी मांगे, तुम ये कहते हो ये कर दो ये कर दो ये कर दो। सरकार को करना होता है यूं, हर हक को थोड़ी हो जाता है। और इतना तुम्हें लगता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, चुनाव लड़ लो। वो चुनाव लड़ गए, सरकार बन गई नेपाल की तरह। अब सारे स्टूडेंट स्टूडेंट चुनाव लड़े, तो अब सीएम भी स्टूडेंट ही बने। तो सीएम की उम्र 30 साल। भारत के सबसे यंग सीएम बने थे उसमें प्रफुल्ल कुमार महंत, 35 साल के रहे होंगे, थोड़े बड़े स्टूडेंट रहे होंगे, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हो गए होंगे थोड़े। तो असम गण परिषद बड़ी पार्टी रही थी, धीरे 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 असम गण परिषद समाप्ति हो गई। तो तुम इन चीजों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? किसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा? यदि बहुत छोटा मामला है ना, गांव का मामला, बहुत छोटा मामला है, तो उसको कौन सुलझा लेती? ग्राम पंचायत। या एक जाति का मामला है तब तो कौन देख लेती? जातीय पंचायत। और कोई लड़ाई झगड़े का मामला है तो कौन देख लेती? एक जाति का मतलब जैसे कोई तलाक लेना है किसी को, है ना, कोई शादी का मैटर हो गया किन्हीं के बीच में, दो भाइयों के बीच में कुछ जमीन का विवाद हो गया, तो वो तो एक ही जाति का मैटर हो गया, तो वो कौन देख लेगी? और गांव में दो आदमी लड़ लिए, कोई चोरी चकारी हो गई, तो वो मामले कौन देख लेंगे? तो बहुत छोटे मामले तो कौन देखते? जात। अब यदि मामला बड़ा हो जाए या लोग वहां से संतुष्ट नहीं हो तो आगे जाएगा मैटर। यदि वो मैटर जागीर का है तब तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? सामंत। और परगणों का है तो खालसा का मैटर है तब तो कौन देखेगा? हाकिम। और यदि जागीर का है तो, और यदि बहुत बड़ा मैटर है तो कौन देखेगा? मतलब राजा केवल बड़े अपराध सुनेगा। कैसे अपराध सुनेगा? कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, राजद्रोह। कैसा राजद्रोह समझते हो?
राजा के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया तो वो मैटर कौन देखेगा? या फांसी देनी है तो कौन देखेगा? आप मान लो आर्टिकल 72 पॉलिटी पड़ी है तो राष्ट्रपति के लिए बड़े अपराध देखता है। ये थोड़ी 6 महीने के जेल हुई चोरी के आरोप में राष्ट्रपति के पास में दया याचिका लगा देगी, साहब 6 महीने वाले तो फ्री करो ना एक बार। कर थोड़ी सकता है। मृत्युदंड के ज्यादातर जो मामले होते हैं किसके पास जाते हैं? वैसे बड़े अपराध तथा मृत्युदंड के मामले कौन देखेगा? जागीर में, खालसा में, बहुत छोटे अपराध ग्राम पंचायत या जातीय। अच्छा, आज कोई जज जब जजमेंट सुनाता है तो वो कहता है आईपीसी की धारा फलाने 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 के तहत आपका अपराध था और आपको इतनी सजा दी जाती। यही है आजकल बीएनएस आ गया, बीएनएस की धारा। तो पहले क्या देखते थे? धर्मशास्त्र, कल ही तो मैंने बताया था, स्मृति ग्रंथ। अभी है ना, आप जब मिडिवल पढ़ते हैं या लो पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। क्या फर्क होता है? सिविल और क्रिमिनल, है ना, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर, क्या फर्क होता है? दीवानी मामले कैसे होते हैं? व्यक्ति बनाम व्यक्ति, पर्सन वर्सेज पर्सन। और फौजदारी मामले व्यक्ति बनाम राज्य, पर्सन वर्सेज स्टेट। मतलब ये तो परिभाषा होगी, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम राज्य। क्या मतलब हुआ इसका? ये तूने उदाहरण बता दिए। दीवानी का मामला है तब तो सॉरी जमीन का मामला है तो दीवानी में आ जाएगा, और यदि चोरी का मामला है तो पारिवारिक मैटर, तब तो हो गया दीवानी। सामाजिक हो गया फौजदारी। फिर तुम एग्जाम्पल दे रहे हो मेरे को। तलाक का मामला हो तो दीवानी। और व्यक्ति राज्य द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है तो फौजदारी। फिर मतलब तो दीवानी में कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा कोई भी। फौजदारी कानून सबके लिए समान है, दीवानी कानून अलग अलग, हिंदुओं के अलग और मुसलमानों के अलग। 2 पति पत्नी अपने घर में झगड़ते हैं, क्या उनका झगड़ा रुकने के लिए पुलिस आएगी? पति ने पत्नी को मार दिया, अब बस ये फर्क है। आई बात समझ में, है ना? दीवानी मामलों में जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे पुलिस आपके घर में आएगी नहीं। फौजदारी मामले में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, पुलिस आएगी। किसी का मर्डर हो गया तो ये थोड़ी है कि मुकदमा दर्ज होगा तो ही पुलिस आएगी ना, वैसे ही भी आएगी पुलिस। ये पुलिस का कर्तव्य है, क्योंकि मारने के अधिकार 2 ही लोगों के पास में, या तो हमारे राम और या हमारे राज। या तो हमारे राम और या हमारे राज। राज मतलब सरकार, या तो सरकार किसी को मारे या राम जी किसी को मारे। तीसरे ने किसी ने मारा तो अब राम जी तो ऊपर जाने के बाद दंड देंगे, राज पहले आएगा। राज मतलब सरकार, सरकार की पुलिस आएगी। भाई साहब तू कौन होता है ये करने वाला? आई बात समझो। मैं और मेरा भाई जमीन के हिस्से को लेके झगड़ते हैं, मैं कह रहा हूं ये जमीन मेरी है, मेरा भाई कह रहा है ये जमीन मेरी है। पुलिस घर पे आएगी पर हमने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, है ना, तो बाद में हम राज्य के कानूनों को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे मामलों के अंदर पुलिस इन्वॉल्व होगी। आया बात समझ में? मोटा मोटा सा ये। बाकी जैसे तूने अभी कहा कि दीवानी मामले सबके लिए बराबर है, फौजदारी मामले कुछ ऐसा बोला तू, ये भारत में है, ऐसा अपन ने बना रखा है। जब अपना देश नया नया आजाद हुआ, भाई कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन जब नया नया देश आजाद हुआ तो कहा गया कि दीवानी मामले परंपराओं के साथ जुड़े हुए, और यदि परंपराओं में छेड़छाड़ की गई तो लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए एक बार परंपराओं के साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, और फौजदारी मामलों के अंदर बराबर कर दो। पर साथ में संविधान में कहा गया, आर्टिकल यूसीसी कौन सा है, 44, और उसके अंदर लिख दिया गया कि राज्य बराबर करे। बस राज्य से बराबर हो नहीं रहे, धीरे धीरे राज्य आ रहा है उधर, इतने सालों में इतना एक साथ आ नहीं पाया। बाकी ये प्रॉब्लम मुख्यतः ये थी। अच्छा, अब वो परंपरा के साथ तो कौन जुड़े हुए हैं? तो हमारे जो चीजें थी वो धार्मिक रूप से थी, तो हम धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। तो हिंदुओं की परंपराएं अलग, मुसलमानों की परंपराएं अलग। पर हिंदुओं की परंपराएं अंग्रेजों के राज में थोड़ी थोड़ी छूटने लग गई थी, सती प्रथा बंद हो गई थी। परंपरा तो ये भी कहती है ना भाई, सती प्रथा थी कोई टाइम में, यदि आजादी तक सती प्रथा होती मान लो, और संविधान ये कह देता कि नहीं सब दीवानी मामलों में कर सकते हो सती, तो दिक्कत हो जाती ना लड़कियों। लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या रिएक्शन देना है। अच्छा हो सकती थी क्या, देखते सर होती तुम किधर, है ना। पर अपने तो सती प्रथा कब समाप्त होगी, 1829 में, है ना, तब भी समाप्त हो गई थी। अपने कन्यावध पे भी कहीं ना कहीं नियम बन गए थे, अंग्रेजों के टाइम में नियम बन गए थे। समाधि प्रथा पे नियम बन गए थे, भाई समाधि प्रथा भी तो थी हिंदू समाज के अंदर, अभी होती तो बाद में तो कोई बाबा जी बाद में भी कहते थे कि लो समाधि लूंगा। लेकिन अंग्रेज पहले धीरे धीरे खूब सारे कानून बना गए थे। थोड़ी बहुत चीजें बची हुई थी, जैसे आदमी एक से अधिक शादी कर सकता था, राजाओं के बहु विवाह हुआ करते थे, पर फिर भी कम होने लग गए थे, धीरे धीरे कम होने लग गए थे। अब थोड़ी सी बची हुई थी, संविधान में लिख दिया गया सब बहु विवाह बंद नहीं कर सकते, खत्म हो गई चीजें, बाल विवाह बंद,
तो समाप्त हो गई चीजें। मुसलमानों वाली चीजें अंग्रेजों के टाइम में बंद नहीं हुई थी, अंग्रेजों के टाइम में भी चल रही थी वो चीजें। तो बाद में भारत सरकार को लगा कि यदि हमने अचानक बंद की तो दिक्कत हो सकती है, तो बंद तो करेंगे पर कब करेंगे, जब सोसाइटी धीरे धीरे से पढ़ने लिखने लग जाएगी। जब सोसाइटी पढ़ लेगी तो बाद में इन चीजों का विरोध नहीं करेगी। अभी एजुकेशन नहीं है इसलिए विरोध हो सकता है, इसलिए एक बार उनको छोड़ दिए गए। फिर बीच में एक बार कांग्रेस सरकार ने छेड़ने की कोशिश की, साहबानो केस, साहबानो केस आया जिसमें हक हक मूवी आई थी यामी गौतम वाली। तो साहबानो केस आया, लगा सरकार को लगा अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो गई, अब हम इसको कर सकते हैं बंद। और साहबानो खुद गए थे, साहबानो कोर्ट में गए थे कि साहब मेरे को दिलवाओ, पर लेकिन विरोध कर दिया सरकार ने, कहा ना 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 अभी पढ़ाई नहीं हुई, रुक जाओ। फिर अभी वापस 2017-18 के आसपास मोदी जी लाए और वापस इन्होंने लाके कहा इस बार ज्यादा कोई विरोध वगैरह हुआ नहीं, कानून बन गया। तो धीरे 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 तो दीवानी और फौजदारी समझे मैटर आप, कि कैसे व्यक्ति बनाम व्यक्ति और व्यक्ति बनाम राज्य, समझ गए मामला, कि राज्य क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, कि वो कोई ना कोई ऐसा अपराध हो रहा है जो सरकार के जो कानून है उनको तोड़ रहा है, तो बाद में उसके अंदर राज्य इन्वॉल्व हो जाता है। पर पहले जो अपने इस टाइम में जो कानून हुआ करते, जिस टाइम का हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल का, उस समय व्यक्ति बनाम राज्य नहीं थे, उस समय सारी की सारी बातें मानी जाती व्यक्ति बनाम व्यक्ति। क्या मानी जाती, व्यक्ति बनाम व्यक्ति मानी जाती, व्यक्ति बनाम राज्य नहीं थे। अभी तो क्या कभी आप कोर्ट की सुनवाई सुनेंगे तो उसके अंदर यूं बाकायदा आएगा मुकदमा नंबर इतने इतने इतने, ये वाला मुकदमा हाजिर हो, फिर इस मुकदमे में पिछली डेट पे क्या हुआ था, कौन से गवाह प्रस्तुत होते, सब कुछ लिखा जाता है। उस समय दोनों ही नहीं थे, ना तो मुकदमे लिखे जाते थे, ना गवाही का किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड लिखा जाता था। मामला आया, फैसला सुनाया, खत्म, बस इतनी। और जब जातीय पंचायत और ग्राम पंचायत आपके मामले सुलझा रही है तो कौन लिखेगा, ये तो नहीं गांव में बैठ के लिखते कि साहब फलान जी ने फलान जी को खेत से आते समय गाली निकाल दी थी, इसलिए फलान जी और फलान जी आज पंचायत के अंदर आए, फलान जी ने देखते हुए कहा था कि नहीं साहब गाली जो निकली थी हमारे सामने, मामला यूं ही सुलझाते थे। व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के आधार पर न्याय करते। फिर वो वर्ण व्यवस्था जो हम एंशिएंट मिडिल में पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको दंड कम मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता। अब हम कह सकते हैं तो बड़ी कमी है, मतलब आप किसी व्यक्ति का जाति देख के, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देख के दंड निर्धारित करते हो। हाँ, तो कभी कोई पूछे कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या कमी थी, तो कहना कि उस पुरानी न्याय व्यवस्था में क्या कमी थी, कि सामाजिक और धार्मिक। इसका मतलब यदि आप सामाजिक और धार्मिक रूप से उच्च हो तो आपको दंड कम मिलेंगे, और यदि उच्च नहीं हो तो आपको दंड ज्यादा मिलेंगे। जैसे आजकल आर्थिक स्थिति को देख के, अभी तो है, अभी तो व्यवस्था में कमी, अपने खुद ही कह देते हैं कि साहब फलान जी ने अपराध किया था और ये तो बाहर ही घूम रहे हैं, पैसे हैं साहब, वकील खड़ा कर दिया था इन्होंने मोटा, और हाथों हाथ छुड़वा के लेके आ गए थे, और वो कोई गरीब आदमी। कई बार कई कई लोग तो 20 साल की जेल काट गए, बाद में पता चला इसने अपराध किया ही नहीं था, अपराध ही नहीं किया था, पर चूंकि उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होंगे, या वकील करने का उसको तरीका ही नहीं आया होगा, वो अंदर चलता रहा, छोटा मामला था, तारीख ही नहीं आई होगी, सजा काट गया, फाइनली जब बारी आई तो पता चला इसने तो अपराध किया ही नहीं था, तो अंदर क्यों रखा, तो रह गए। वो क्या आप पढ़ते हो कि साहब सलमान खान का मुकदमा है तो रात को भी खुल जाए, कोर्ट रात को भी खुल जाकर आपका मामला सुन लेगा और कह देगा कि नहीं साहब आपने हिट एंड रन किया था सलमान खान वाला, कि नहीं गाड़ी आप नहीं चला रहे थे साहब, गाड़ी को दूसरा चला रहा था। और मुझे लगता है कई साल बाद में हिरण खुद ही कह देगा कि उसने सुसाइड किया था, कि भाई भाई ने नहीं गोली चलाई थी, मैं तो खुद ही तंग आ गया था जीवन से और मैंने सुसाइड कर लिया था, ये भी तो हो सकता है। तो पैसे वाले मामलों में अलग। किसी ने एक मूवी देखी, नो वन किल्ड जेसिका, एक मूवी है, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी और कौन एक और, नो वन किल्ड जेसिका। आज घर पे जाके देखना, उस मूवी के बारे में आप पढ़ना। जेसिका एक लड़की थी, बार में काम करती थी, दारू पीने के लिए कोई गए, बार का टाइम है मान लो 11 बजे, 11 बजे बार बंद हो रहा है, उन्होंने 11 बजे के बाद जाके उसको कहा कि 2 पैक बना हमारे लिए, उसने कहा सब टाइम क्लोज, तुम बताएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टाइम यही है इसके बाद नहीं बना, गोली मार दी उस लड़की को। मुकदमा दर्ज हुआ, छूट गए दोनों, साफ साफ कैमरों में रिकॉर्डिंग, लोग देख रहे हैं, सब कुछ ही था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। बाद में उस लड़की की शायद बहन जो थी, जेसिका की जो बहन थी, वो बाद में मुकदमा वापस रीओपन करवाती है, पूरे देश से समर्थन मिलता है, भयंकर वाला समर्थन मिलता है पूरे देश से, और पूरे देश में आवाजें उठती है इस प्रकार की, अरे ये तो गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, तो उनको सजा हुई, उनको पकड़ा गया और उन लोगों को सजा हो गई। अभी मैं थोड़े दिन पहले करंट वाले मैटर तैयार कर रहा था तो वापस पढ़ रहा था, पिछले साल की बात है, तो एक दारू का ब्रांड है जिसको पुरस्कार मिला, तो मैं कोई पुरस्कार वगैरह देख रहा था, तो कोई एक नई आई वाइन आई, उसको पुरस्कार मिला है, जिसको पुरस्कार मिला है वो वही था जिसने मर्डर किया था, वो बाहर आ गया भाई,
दारू का धंधा शुरू किया है। इस बार उस वाली दारू को क्या मिला है? अवार्ड मिला है। अब धीमे से कब बाहर आ गए पता ही नहीं। अब ये का ये तो कोई दूसरा मैटर होता, कोई आदमी यूं चिप जाए तो भाई साहब बाहर आने का तो मतलब ही नहीं निकले। आज व्यवस्था वैसे चेंज हो गई, तो हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां है, इस व्यवस्था की कमी ये है। आगे बात समझ, इसकी एक दूसरी कमी, सामंत करते थे न्याय, कई सामंतों के पास में शरण देने का अधिकार था। किसका अधिकार था? असाइलम, कि वो शरण दे सकते थे किसी को। अब मान लो एक कोई अपराधी है, उसने अपराध किया, राजा ने अपनी सेना लगाई पीछे, राजा ने अपनी पुलिस लगाई, पकड़ के लाओ रे ये अपराधी है, वो भाग के उस सामंत के पास चला गया जिसको शरण देने का अधिकार है, तो अब वो नहीं पकड़ा जा सकता। अब उसको नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने विशेष अधिकार पढ़े थे, जैसे ताजीम है, जैसे हाथ कुरुब है, जैसे वैसे एक ये भी होता था कि साहब फलान जी शरण दे सकते हैं किसी को भी, और फलान जी ने किसी को शरण दे दी तो फिर उसको कोई भी पकड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि फलान जी का काम यही था सारे अपराधी यहाँ के बैठ जाओ, पर यदि उन्होंने किसी को दे दी तो फिर उस आदमी को सजा मिलेगी। कमी तो है, भले किसी एक को भी बचाया होगा पर गलत ही बचा लिया। ये ठीक वैसा जैसा आजकल अपने कहते हैं कि साहब ये तो फलाने नेताजी का हाथ है इसलिए इस आदमी को पकड़ा नहीं, तो पहले किस किस का हाथ हो सकता है लिख दिया करते थे, इन इनका हाथ हो सकता है, बाकी कोई हाथ नहीं दे सकता। आजकल कोई भी हाथ दे सकता है, बच जाते, प्रोटेक्ट कर लिए जाते उन लोगों द्वारा। एक इस व्यवस्था की ये था कि इसमें अब अच्छी बातें क्या थी, ये तो बुरी बातें हो गई, अच्छी बातें क्या थी कि न्याय शीघ्र था और सस्ता था, फैसला ऑन द स्पॉट। आज उसकी उल्टी बात है, तारीख पर तारीख, है ना। सस्ता था, क्या करना है, आपका मैटर हुआ, पंचायत में गए, पंचायत ने हाथों हाथ मामला सुलझा दिया, कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं, कोई कागज पानडे तैयार करने की आवश्यकता नहीं, अगली तारीख पर आने की आवश्यकता नहीं, कोई पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पुलिस को रुपए देने की आवश्यकता नहीं, तो सारा मामला सुलझ जाया करता। न्याय शीघ्र भी था और न्याय क्या था, सस्ता भी। अपने यहाँ पर खूब सारे पनिशमेंट इस प्रकार के थे कि भाई मान लो मैंने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, गांव की पंचायत में मामला गया, प्रूव हो गया कि मैंने लड़ाई झगड़ा किया, दो लोगों ने गवाही दे दी, अब फाइनली फैसला आना है मेरे, तो फैसला ये आया कि भाई मेरे को 2 महीने तक गौशाला में जाके गायों की सेवा करनी पड़ेगी। अब मैं सुबह सुबह डेली जाऊं और गौशाला में जो भी काम मैं करके आऊं, तो ये मेरी क्या थी, सजा थी, है ना। या मेरे को ये कह देते भाई तू 2 बोरी चुग्गा कबूतरों को डाल दे, 2 बोरी बाजरी गायों को खिला दे, ऐसी सजा हुआ करती थी। सरल ही हो गया, मैं यदि पैसे वाला आदमी हूं तो मैं 2 बोरी डाल दूंगा, या सजा सुन वहां वहां काम करके आ जाऊंगा वहां पर। तो न्याय क्या हो गया, सॉरी दंड क्या हो गए, सरल हो गए, दंड को ज्यादा कठोर नहीं थे, क्योंकि बाकी देशों के अंदर दंड बड़े कठोर हुआ करते थे। इसलिए यदि आप कभी एक व्यक्ति का पढ़ते हो, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज पढ़ते हो, तो मैगस्थनीज और ये जितने फाइयान मैगस्थनीज ये जितने आए थे, ये सब अपनी किताबों में लिख के गए कि भारत में अपराध नहीं होते थे। भारत में अपराध तो होते ही रहे होंगे, सोसाइटी कभी इतनी क्लीन नहीं हो सकती कि कोई अपराध हो ही नहीं, सोसाइटी में अपराध हमेशा से होते रहे। पर इसका मतलब था कि उनको अपने अपराधों के लिए जो दंड दिए गए, उनको देख के लगा कि कोई बड़ा अपराध हुआ। क्योंकि वहां पे मान लो कोई चोरी होती, वहां पे चोरी होती तो क्या अपराध था कि 100 डंडे मारो, 100 कोड़े मारे जाए, तो भाई साहब आदमी को लिटा कर फटे फटे दिया करते, सो आदमी को चिंगाड़ता तो पूरे गांव को पता चलता कि साहब फलान जी को दंड मिला है। हो सकता है मैक्सनी जब यहाँ पे रहता था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसको कहा गया कि आज एक आदमी ने चोरी कर ली, उसने का मजा आ जाएगा, आज फट्टे पड़ेंगे, देखूंगा मैं इनके फट्टे कैसे मारते हैं। और फिर अपने वालों ने पंचायती करेगा, अपराध तो मोटा गया है, सजा बड़ी देनी चाहिए इसको। और जज बैठे, जज ने कहा भाई साहब तू 2 महीने तक गौशाला में सेवा करेगा, सुबह सुबह जाके गायों का गोबर तू डालेगा। मैक्सनीज को बातें बताया, भाई साहब बहुत भयंकर सजा दे दी, 2 महीने तक, सर्दियां और पड़ रही है आजकल तो। और मैक्सनी लगा यार ठीक मजाक कर रहे हो यार, एक भी डंडा नहीं मारा। तो उसको लगा कि कोई मोटा अपराध हुआ नहीं है, तो उसने लिखा कि भारत में अपराध होते नहीं थे। ऐसी खूब, जैसे दास प्रथा के बारे में, जैसे मैक्सनीजर वो लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा थी, पर वैसी नहीं थी जैसी उनके देश में थी। उनके देश में दासों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, अपने वाले यहाँ पर थे कि दासों के साथ इतना बुरा बर्ताव। मुझे लगता है कभी मैक्सनीज किसी के घर पे गया हो, और घर पे जिससे मिलने के लिए गया, घर के मालिक ने कहा मैक्सनीज का, हाँ साहब बैठो बैठो, फिर अपने नौकर का चाय बना के ला। मैक्सन लगा ये है दास, और अब मैं पता लगाऊंगा इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। नौकर 3 चाय बना के लाया, एक मैगस्टनीज की, एक मालिक की। अपने है भाई, अपने घर पे कोई काम करने के लिए आता भी है तो अपने चाय नहीं पूछते क्या है, उल्टा खुद ही कहता है लो बना लो, चाय तो बना ही लो। अब चाय लेके बैठा, मैगस्टनीज को लगा अरे यार ये चाय क्यों, इस आदमी क्यों, इतना हो सकता है कि भाई वो सारे कुर्सी पर बैठे और उसको नीचे बिठा दिया। मैक्सनीज और मान लो वो मालिक बात कर रहे हैं आपस में कि ऐसा होता है ऐसा होता है, हो सकता है नौकर ने बीच में बात कर ना साहब ऐसा तो ये थोड़ी होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो उसने बेचारे ने लिखा कि बात में दास प्रथा होती
मुझे लगा हो सकता है भाई इनके परिवार का सदस्य रहा हो, छोटा है इसलिए नीचे बैठ गया होगा, बाकी चाय पी रहा है अपने साथ में, पंचायती वैसी वैसी कर रहा है। उल्टा लास्ट में तो इसने अपनी बात मनवा ली थी, अपने वाले तो झूठी साबित कर दी थी इसने। तो वैसा का वैसा है। तो वो दंड कई मामलों में क्या थे, सरल थे, जितने बाकी देशों में थे उतने नहीं थे। हालांकि मध्यकाल आने के बाद में अपने कई दंड बड़े कठोर हुए। जैसे अपने कई दंड हुए अंग भंग। कौन सा है? कान काट लो, इस प्रकार का है। तो अपने आज भी छोटे बच्चों को डराते हैं कि बाहर मत जाना, कान काट लेंगे तेरे। तो पहले कान काट लिया करते थे। फिर आप पढ़ते हो मॉडर्न इंडिया में कॉर्नवालिस कोड, अंग भंग को समाप्त किया गया तथा उसकी जगह कठोर कारावास। ये कॉर्नवालिस का लाया हुआ चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, कि जेल में ले जाके चक्की पिसवाओ इनसे, वरना अपने वाले कहते वैसा कान काट लो। कॉर्नवालिस आया तब मुझे लगता है कई लोगों के कान नहीं, कई लोगों की आंख नहीं, एक एक लेके घूम रहे हैं। कॉर्नवालिस ये क्या साहब, चोरी की थी इसने तो कान काट लिया। तो बात धीरे धीरे बंद करवाया गया। पर बेसिकली अपने जो राजस्थान में पुरानी व्यवस्था थी उसमें दंड क्या थे, सरल थे, न्याय क्या था, शीघ्र था, और न्याय क्या था, सस्ता। तो राजा बड़े मामलों में सरल था, पर ये मानते हैं ना राजा के खिलाफ हुआ है, राज्य के नहीं राजा के खिलाफ है। तो राजा व्यक्ति है ना। कृषि भूमि और चरनौत, गोचर गांव में आज भी बोलते हैं, ये गोचर है, गायें चरती इसलिए क्या नाम पड़ गया गोचर। ये किसकी होती थी जमीन? सबकी। भाई ये थोड़ी कह सकता है कि गोचर फलान जी के, भाई गांव में बाकी ये खेत इनका, ये खेत इनका, ये खेत इनका, गोचर सबकी। मान लो कोई किसान टैक्स ना जमा करवा पाए तो राजा क्या करता? जमीन को क्या कर लेता? जब्त। जमीन को जब्त करके अपनी जमीन में मिला लेता। राजा की जमीन क्या बोलते थे? खालसा। तो कहते राजा ने जमीन खालसा कर दी। राजा ने जमीन, कोई सामंत टैक्स नहीं जमा करा पाया तो उसकी पूरी जागीर छीन ली गई। इसका मतलब राजा ने जागीर को क्या कर दिया? खालसा। पर क्या इस जमीन को खालसा कर सकता है? राजा कभी इस जमीन पर कब्जा कर सकता है ना? इस जमीन को राजा चाह के भी क्या नहीं कर सकता? इस जमीन को राजा खालसा में शामिल करता नहीं था। और ये देखो राजा छोड़ो आप, गोचर की जमीन पे जल्दी से कोई गांव में भी कब्जा नहीं करता। पर अब क्या जी, कलयुग है ना। आजकल लोग कर लेते हैं, है ना। कोई तो मैं अभी भी देखता हूँ, मान लो गांव में कई बार कोई शक्तिशाली परिवार है और वो कब्जा कर गया, या कई बार ये होता है कि कोई बदमाश परिवार होता है जिसे गांव वाले मुंह नहीं लगना चाहते और वो कब्जा कर गया। एक दो बार किसी ने कहा कि भाई गोचर है छोड़ दो, क्यों कब्जा कर रखा है, पर फिर भी अगले ने कहा क्या गोचर हमारी है। लोगों ने लगा मरने दो, नागा आदमी नागे से कौन लड़े जाके। मामला रफा दफा हो गया। खुदा ना खास्ता उस परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाए। कैजुअलिटी हो गई कि उनकी किसी यंग एज में किसी की डेथ हो गई, उनकी कोई गाड़ी थी वो बिड़ गई कहीं, उनके कोई व्यापार था उसमें घाटा हो गया। भले ही लोग उनके मुंह पे ना कहे, लोग पीछे आज भी बातें करेंगे कि गाह की जमीन खा गयो। भगवान ऊपर बेटा सब देखता है भाई साहब, ये करोगे तो आपके साथ ये होना ही था, पाप का फल मिला आपको। इसका मतलब लोग आज भी मानते हैं कि गोचर की जमीन पर कब्जा होना, तो राजा की खालसा छोड़ो आम आदमी भी कब्जा नहीं करता। जमीन को बोलते थे भौम, पढ़ा ना भौम, भूमि के लिए लड़ते वो क्या कहलाते हैं? भौमी। और टैक्स को बोलते थे भोग। राजा को भोग लगा दिया, मतलब राजा को हमने क्या दे दिया? टैक्स। तो जमीन को तो क्या बोलते? भौम। और टैक्स को क्या बोलते? तो जेम्सटोड एक जयपुर के किसान से पूछता है कि जमीन का मालिक कौन है, क्या जमीन के मालिक तुम हो या क्या जमीन का मालिक राजा है? तो उस किसान का रिप्लाई है जो जेम्सटोड अपनी बुक में लिखता है कि जब मैंने जयपुर के किसान से पूछा कि भूमि का मालिक कौन है, तो उसने मुझे कहा कि भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी राजा छे। भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी, जमीन का मालिक मैं हूं, राजा केवल टैक्स ले सकता है। इसका मतलब जब तक किसान राजा को टैक्स देता रहेगा, राजा उसकी भूमि पर कब्जा करेगा। राजा केवल टैक्स का अधिकारी है, वो जमीन का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब व्यवहारिक रूप से भूमि किसकी है, लेकिन सिद्धांततः ये मानते कि पूरा राज्य ही राजा का है, तो भूमि भी किसकी होगी? राजा की। आई बात समझ में? अब सैद्धांतिक रूप से भूमि किसकी? राजा की। व्यवहारिक रूप से किसकी? किसान की। अब मान लो अकाल पड़ गया, है ना, किसान वहां पे खेती करता है, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो मान लो फसल ज्यादा अच्छी होगी नहीं, मतलब ठीक है, मेरी जमीन है उसमें कुआं भी नहीं है मेरे पास, तो उसमें तालाब भी नहीं है, अकाल पड़ गया उसके अंदर। अकाल पड़ गया तो मेरी खेती होगी नहीं, खेती नहीं होगी तो मैं तो भूखा मरूंगा, तो मैं और कोई ना कोई काम करूंगा। मान लो मैंने सोचा कि भाई मेरी जमीन है और मेरे अकाल पड़ गया, मैं मजदूरी करने के लिए जाता हूँ, और वो किसान मजदूरी करने चला गया मालवा, कहाँ चला गया? या बेसिकली अपने पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा रिवाज था कि जब ये अकाल पड़ते, अपने दो चीज एक साथ थी, खेती और पशुपालन। इसलिए कई साल तक पहले तक अपने दोनों चीजें एक साथ थी, कि मतलब किसान वही माना जाएगा जिसके घर पे पशु है। और अभी भी है ना, आप जैसे मैं कई बार मुझे लगता है कि यार परंपराएं जल्दी से टूटती भी नहीं हो, चीजें कैसे चलती रहती है। अब तो फोन आ गए इतने ज्यादा, तो वो बातचीत अब समाप्त हो जाएगी। पहले मान लो रिश्तेदारी में जाते, मान लो मैं मेरी बहन के ससुराल गया, मैं मेरे बुआ के घर पे गया, या कोई रिश्तेदारी में गए, तो उनके पहले दो सवाल हुआ करते थे कि धान की तो गयो, खेती के, और दिनों की है। दिनों मतलब पशु, और बाका तो बताते, 3 गाय है, 4 भैंस है, इतनी बकरियां हैं, इतनी भेड़े हैं, खूब सारे हुआ करते थे। तो किसान के दोनों चीजें एक साथ थी, खेती थी और पशुपालन। धीरे धीरे पशुपालन खत्म हुआ,
ये लगा कि यार, क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली होती थी उसमें पार पड़ जाती, इतने सारे पशु रख भी लिया करते। फिर जैसे एजुकेशन वाला सेक्टर आया, ज्वाइंट फैमिली थोड़ी टूटने लगी, लोग नौकरियों की तरफ जाने लगे। अब वो जो 100 भेड़े उनको चराए कौन है? पहले तो घर पे एक आदमी, आप दादाजी की पीढ़ी तक देखोगे, एक पर्टिकुलर दादाजी का भाई है जिसका काम भेड़ें चराना ही है। उन्होंने पूरी जिंदगी वही काम किया है। जो बाकी 3 भाई है वो खेत के अंदर लगे हुए हैं। महिलाओं में एक सुबह लगती थी दूध निकालने, 11 बजे तक गायों का काम ही करती थी। तो ये चल जाया करता था तब तक। धीरे धीरे पशुपालन समाप्त हुआ। पशुपालन समाप्त होता, अपने पास में केवल खेती बची है। तो अब आप ज्यादातर देखते हो कि ठीक है, खेती तो है अपने पास, पर पशु इतने ही हैं जितने से घर की पार पड़ जाए। एक गाय रख ली, 2 गाय रख ली, कम से कम अपने लिए हो जाए। पहले जब इतने सारे पशु है कि आपके पास में 400-400 बकरियां हैं, 200-200 भेड़े हैं, और यदि अकाल पड़ गया किसी साल तो केवल तुम भूखे नहीं मरोगे, पशु भूखे मरेंगे। तो उन पशुओं का क्या इलाज लिया जाए? इसलिए हर दूसरे तीसरे साल था कि जोधपुर साइड से या पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड से पशु लेके मालवा जाते। कहां जाते? मालवा। अब वो एक बार जो पशु लेके निकला है वो वापस 2-3 साल बाद आता। इधर ये पूरा ये रूट लेते हुए अजमेर से, इधर से टोंक से होते हुए, कोटा बूंदी से होते हुए मालवा के अंदर जाया करते थे। अब वो जब 3 साल बाद में आएगा तो खेत तो खाली पड़ा उसका। 3 साल तक उसका खेत तो खाली पड़ा है। तो अब तो क्या उसके खेत पे राजा कब्जा कर लेगा? ना। यदि उसके पास भूमि का पट्टा है और यदि वो अकाल के दिनों में बाहर भी चला गया, यदि वो खेती नहीं करता है, तो भी राजा उसकी भूमि पर कब्जा करेगा। भोग तो मैंने बता ही दिया कि वे राजा के भोग लगाना पड़ेगा, इसलिए क्या हो गया? भोग। ऐसे ही भोज, राजा के लिए भोजन दे रहे हैं। भाई राजा खुद तो खेत में जाकर काम नहीं करता, तो भोजन तैयार करके राजा के लिए मैं दूंगा, इसलिए क्या बोल दिया? भोज। लगान बोलते हैं। फिल्म देखी होगी आपने, दुगुना लगान लगेगा, तो लगान। हासिल बोलते हैं। मेरे तो अभी भी याद आता भाई, हमारे गांव से दादाजी से मैंने जो पुरानी कहानियां सुनी, उनसे एक तो वो हासिल नहीं बोला जाता, गांव बोलते हैं हासिल। तो गांव में खूब सारी यूं बातें कि हासिल जमा करवाया था, उस राजा को हासिल दे दिया था और उसको हासिल नहीं दिया था। तो हासिल वही है, एक हिस्सा आप दिया करते थे राजा को, इसलिए क्या नाम पड़ गया? तो भू राजस्व को क्या क्या बोलते थे? भोग, भोज, लगान या हासिल। लैंड रेवेन्यू कौन लेगा? लैंड रेवेन्यू स्टेट। किससे लेगा? किसानों से। किसान कहां पे रहते हैं? गांव में। यही तो स्थिति है। स्टेट की तरफ से कौन आएगा लैंड रेवेन्यू लेने के लिए? पटवारी। कौन आएगा? तो पटवारी वह अधिकारी है जो मध्यकाल से लेकर आज तक है, और नाम भी चेंज नहीं हुआ है ना। बाकियों के हो सकता है नाम पहले उसको एसडीएम बोलते कि नहीं बोलते होंगे, पर आज तो एसडीएम कहते हैं, पहले उसका नाम और कुछ होता था। पर पटवारी मध्यकाल में भी पटवारी था, आज भी उसका नाम क्या है? तो पटवारी का सबसे अधिक खौफ होता है, क्योंकि गांव वालों ने इतनी पीढ़ियों से अधिकारी के नाम पर देखा ही किसको था? अपने बनी गया कि ऊपर बनवारी, नीचे ऊपर करतार और नीचे पटवार। ऊपर करतार मतलब भगवान है, और नीचे कौन है? या तो भगवान इधर का इधर कर सकता है, या कौन कर सकता है? पटवारी जी जमीन को नापते टाइम इधर का इधर कर सकते हैं आपके। तो पटवारी बड़ा फेमस अधिकारी था। राज्य की तरफ से कौन आता? पटवारी आता। अब वो गांव आएगा। अब गांव के अंदर या तो होगा चौधरी या होगा पटेल। कौन होगा? किसी गांव के अंदर उसको चौधरी बोलते हैं, किसी गांव में उसको क्या बोलते हैं? पटेल। अब वो पटवारी जी के साथ जाएगा एक एक किसान के खेत में कि भाई ये किसान का खेत है, इसकी इतनी फसल हुई, इतना टैक्स बनेगा। ये इसका खेत है, इसकी इतनी फसल हुई, इतना टैक्स बनेगा। तो गांव की तरफ से जो अधिकारी जाता है वो तो कौन हो गया? चौधरी, या क्या बोलते हैं? पटेल। और जो राज्य की तरफ से आता हो तो चौधरी और पटेल पद है। चौधरी और पटेल। धीरे धीरे वो वंशानुगत हो गए पद, इसलिए जातियां बन गई। और जातियां नहीं है वास्तव में चौधरी पटेल, टाइटल है आज भी। हम सरनेम की तरह यूज लेते हैं। जाति आपको आपको ये थोड़ी कह सकता कोई कि मेरी जाति चौधरी है। नहीं, हम वो लगाते हैं, टाइटल के रूप में लगाते हैं। जातियां हमारी अलग अलग है, उनकी उपजातियां अलग अलग है। आप और नोटिस करेंगे ये दोनों वर्ड चौधरी और पटेल अलग अलग जातियों के मिलते हैं। इसका मतलब जिस क्षेत्र में जो ज्यादा थे, जिस गांव में जो ज्यादा रहे होंगे, उनको उस गांव का क्या घोषित कर दिया होगा? चौधरी घोषित कर देगा। इसलिए अच्छा, अब चौधरी का काम क्या है? स्टेट और किसान के बीच में मीडिएटर है। किसान को टैक्स देना है, राजा को टैक्स लेना है। राजा की तरफ से पटवारी है, किसान को पटवारी को टैक्स देना है अपना। अब बीच में जो पंचायती करता है वो कौन है? चौधरी। इसलिए आज भी आप और मैं लड़े, एक तीसरा आदमी आके पंचायती कर, तू चौधर ना कर। है ना? तो ये वर्ड उधर से आए हुए हैं। इसलिए आप अपने जब राजस्थान को देखते हैं तो आप नागौर साइड में अपने ये वाला बेल्ट देखोगे, नागौर, बीकानेर, जोधपुर वाला, तो यहाँ पे जाटों के नाम के आगे चौधरी मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे इधर बालोतरा की तरफ इधर बढ़ेंगे तो इधर आपके जो चौधरी मिल जाएगा, पटेल नहीं क्या, कड़बी। कड़बी जो होते हैं, जो अपने पाली की साइड में आते हैं तो सिरवी, थोड़ा चित्तौड़ की साइड में बढ़िए तो आंजना। इवन आप इधर आएंगे, अपने टोंक दो साइड आएंगे तो गुर्जरों के नाम क्या क्या? पटेल। आपको कई गांवों में मीणा जो मिलेंगे, जिस गांव में जो ज्यादा रहते, आप गंगानगर साइड में बढ़ेंगे, आपको ऐसी कोई जाति नहीं मिलेगी जिनका सरनेम चौधरी नहीं मिलेगा।
हर जाति के। हरियाणा के सीएम थे चौधरी भजनलाल बिश्नोई। आपको खूब सारे पाकिस्तान के नाम देखोगे, मुसलमानों के खूब सारे लोगों के नाम क्या के चौधरी है? चौधरी असलम। मैं मालवीय नगर में रहता था। अच्छा और छोड़ो आप, हमने किसान आंदोलन पढ़े, एक नेता पढ़े हमने, रामनारायण चौधरी। बाणीय थे, बाणीय थे, व्यापारी। बाणिया समझते हो? बाणिया अग्रवाल जी, तो रामनारायण चौधरी नाम है। मैं मालवीय नगर रहा करता था पहले, तो हमारे ठीक पास में चौधरी जनरल स्टोर था। हम उनसे उधार लिया करते, ले आते, महीने के रुपए तब दिया है, या 5-7 दिन बाद जब भी दे के आ गए। मैं जब उस रूम में गया था रहने के लिए, तो हमारे से पहले एक सीनियर रहते थे, उनके वो उधार वाला खाता वहां डलवाया हुआ था। तो हम उन भैया का नाम बताते जाके, भैया ने मंगवाया, वो दे दिया करते। तो मुझे कई, अच्छा वो भैया नागौर के थे जो हमारे सीनियर थे, तो मुझे ये लगता था कि ये दुकान कोई नागौर के जाटों की है, भैया नागौर के हैं इसलिए जानते होंगे, इसलिए देते होंगे। मैंने एक दिन उनसे जाके पंचायती कर ली, कौन से जाट हो, क्या उनका कौन है, हम तो वाणी है। तो फिर मुझे धीरे धीरे और समझ में आएगा। अच्छा, तब मैं नया नया आया था, तो अब मैं, जितना व्यक्ति देखता है उतना ही समझता है। मेरा यही देखा हुआ था आसपास में, मेरे क्षेत्र में जिन लोगों ने चौधरी लगाया था उनके इसी प्रकार से था सिस्टम। तो मुझे लगा ये भी होंगे, फिर समझ में आया धीरे धीरे, ना ये पद है, अलग अलग लगाते हैं, सब लोग इसको लगा सकते हैं, वैसे वैसे। तो पटेल आप देखोगे अलग अलग मिल जाएगा। इवन ठाकुर गांव में एक होता था, ये गांव में पदवी होती है बाकायदा, सब फलाना वहां का ठाकुर है, फलाना वहां का चौधरी है, फलाना वहां का पटेल है। आप देखते हो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविंद्र, वो तो उनसे अंग्रेजों से बोला नहीं गया, वो ठाकुर का उन्होंने टाकोर 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 किया, फिर टैगोर कर गए, अंग्रेजों से नहीं बोला गया, बगैर ठाकुर रविंद्रनाथ है वो, पर उनसे नहीं बोला गया, तो उन्होंने बेचारों जैसे बोला। अंग्रेज बंगालियों के सबके नाम ही बिगाड़ गए। नाम था गंगोपाध्याय, क्या नाम था, करके गांगुली, नाम था चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, मुखर्जी, बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोलते थे सरेंडर नोट बनर्जी। इसलिए लोगों ने बड़े, सरेंडर नोट का मतलब क्या हुआ, सरेंडर मतलब झुकना, नोट मतलब नहीं, तो अंग्रेज बोलते। अब भारत में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहला नेता, इसने आंदोलन किए, आईसीएस मूवमेंट चलाया, आईसीएस से बाहर निकाल दिया था उनको, तो आईसीएस मूवमेंट करने वाले स्वदेशी आंदोलन के बड़े नेता वही थे, आसमान से वज्रपात वही थे, स्वदेशी आंदोलन के बड़े नेता वही थे। तो अब वो जब भी कोई आंदोलन करते थे, अंग्रेज जब बोलते थे, अंग्रेज सरेंडर नोट बनर्जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो लोगों ने इसको नारा बना दिया था। जब भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसी आंदोलन में जाते तो लोग नारा लगाते, सरेंडर नोट, सामने वाले बोलते बनर्जी, सरेंडर नोट बनर्जी। अब मतलब क्या, बनर्जी तुम झुकना नहीं, बनर्जी तुम झुकना। तो अपने वालों का तुम तो बोलो सरेंडर नोट हमारे ठीक है, सरेंडर नोट वाला ठीक है। तो नाम धीरे 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 धीरे, पहले किसी टाइम में टाइटल रहे थे, वो टाइटल बाद में वंशानुगत हो गए, वंशानुगत हो गए तो जातियां अलग अलग लगाने लगे। आज भी वो जातियां नहीं है। आप कोई, यदि आज राजस्थान में आपको कोई आदमी कह दे आप किसी का टाइटल चौधरी, क्या आप उसकी जाति बता सकते हो? मैं कह रहा हूँ अलग अलग सब जातियों की लिखा हुआ मिलता था। फिर हम पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, क्या हो, तो आपकी जाति पता चलती है। तो वैसे वैसे ये था। तो राज्य की तरफ से कौन आता, पटवारी, और इधर से कौन होते, चौधरी और पटेल। तो मेरे साथ हम जब बीकानेर पढ़ा करते तो हमारे एक दोस्त था, तो वो क्या यूं बड़ा दिलदार आदमी, बड़ा यहाँ खुला, पैसे वैसे लगाने में, तो उसके हमेशा कर्जा रहता। भाई आप ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा होगा ना, हालांकि उसके घर से आते भी खूब सारे रुपए थे, और वो यूं खूब यूं खर्चा करता। तो मैंने एक दिन उसको समझाने के लिए हाथ से कहा कि भाई इतने रुपए क्यों लगाए, हर कहीं तू क्यों दे, टैक्सी में बैठ के 4 लोग जब जा रहे हैं तो बाकी 3 दे ना, कभी तू क्यों दे वो रुपए। कहीं पे कोई सामान लेने के लिए गए तो तू क्यों पंचायती करता आगे दे देता है, कोई 4 लोग आए तो तेरे पास ही क्यों रुके, दूसरे के पास भी तो रुक सकते हैं। तो उसने वापस कहा मैं पीछे चौधरी लगाता हूँ, मेरे ही खर्चा नहीं होगा तो किसके होगा। मैं कहा यार तू सही शब्द को लिए बैठा है इसको कि मैं करूंगा वैसा है कि होगा वैसा। गांव में चौधरी का अधिकार मिलता था, तो मेरे को यहाँ पे अधिकार मिला हुआ, तो मेरे तो खर्चा होना चाहिए, समझोगे, अधिकारी है ये। चलो अगला, अब क्या किसके अधिकारी है, भू राजस्व। भू राजस्व लेने में 3 चीजों का ध्यान रखिए। भूमि 2 प्रकार की होती थी, कृषि भूमि 2 प्रकार की होती थी, एक तो उन्नाव या पीवल और एक चरणोता। तो बस वही तो लिखा हमने। उत्पादकता का मतलब क्या हुआ, कौन सी भूमि में उत्पादन ज्यादा है, कौन सी में उत्पादन कम है। तो आप कहोगे उन्नाव और पीवल में उत्पादन ज्यादा है और बारानी का उत्पादन कम है, तो उन्नाव और पीवल का टैक्स ज्यादा होगा और बारानी का टैक्स, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कहां से टैक्स ज्यादा लेना और कहां से टैक्स कम लेना। कैसे, मेरा खेत है, मेरे खेत में होता है बाजरा, मेरे मान लो 100 क्विंटल बाजरा हुआ, मेरे पड़ोस में मेरे या मेरे भाई का खेत है गांव के अंदर और उसके खेत में होता है गन्ना, उसके 100 क्विंटल गन्ना हुआ, क्या हमारे पे बराबर टैक्स लगना चाहिए ना। गन्ने का बाजार भाव बहुत ज्यादा है, बाजरे का बाजार भाव नहीं है, भले ही हमारी फसल बराबर हुई है फिर भी उसका टैक्स होगा ज्यादा, मेरा टैक्स होगा, उसे टैक्स लेंगे नकदी में, मेरे से लेंगे अनाज में, मेरे को भोग देना, उसको हिरण्य देना है। तो ये भी ध्यान रखा जाता, किसका बाजार भाव ज्यादा है तो उसका टैक्स ज्यादा, बाजार भाव कम है तो उसका टैक्स, इनकम पे तो लगता है टैक्स,
इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा, और इनकम कम है तो टैक्स कम। इनकम कैसे पता चलेगा? बाजार भाव से। बाजार भाव फसल का ज्यादा, टैक्स ज्यादा ले लो, कम है तो कम ले लो। वापस उस ऊपर वाली बात पे आओ, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का ध्यान रखा जाता था न्याय करने में। तो भू राजस्व के निर्धारण में भी किसका ध्यान रखते? किसान की जाति। बेसिकली दो जातियों से, राजपूत और ब्राह्मण। कौन कौन से? इनसे औरों की अपेक्षा कम कर लिया जाता था। शासन क्या होते थे? धार्मिक अनुदान। मैंने बताया था धार्मिक अनुदान किसको? मंदिर, मस्जिद, दरगाह और ब्राह्मण। फिर मैंने बताया था कर मुक्त भूमि होती थी, इसका मतलब ब्राह्मणों वाली भूमि तो टैक्स फ्री हो गई। किसान की जाति का ध्यान हो गया ना वहां पे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता था? ब्राह्मण किसानों को जो भूमि मिलती वो यही भूमि थी। मंदिर की इस प्रकार की भूमि होती है, तो मंदिर की भूमि पर टैक्स वगैरह वैसे ही क्या होते? कम। तो वो जो पंडित जी है उनके टैक्स भी क्या हो गए? थोड़े कम। दूसरे किसान कौन बचे? राजपूत। राजपूत ज्यादातर सैनिक थे, इसलिए कहा गया जब ये सैनिक सेवा देते हैं तो इनके टैक्स क्या कर दिए जाए? कम। जैसे आजकल फौजियों को कैंटीन सामान सस्ता मिलता है ना, मास्टर जी को नहीं मिलता सामान सस्ता, डॉक्टर साहब को सामान सस्ता नहीं मिलता, पुलिस वाले भैया को सामान सस्ता नहीं मिलता, पर फौज साहब को मिल रहा है। कारण कि वो सैनिक सेवा देते हैं, उसके बदले में उनको दिया जाए तो सैनिक सेवा के बदले में दिए जाते थे। पर हम कहते हैं कि ये एक कमी है, समानता का अधिकार तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप याद करो नीमूचना आंदोलन, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर जय सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। पढ़ते हैं? अच्छा, बढ़ा दी थी इसका मतलब पहले कम लगते हैं, तभी तो बढ़ेंगे वो टैक्स। ये बात है। क्या होता है जाजम से? बैठने की जगह है ना, कोई बैठने के लिए कुछ बिछा दें तो अपने कहते हैं क्या होगी? जाजम। तो जमीन पे ही तो बैठते हैं। तो यदि भूमि को खरीदते हो या बेचते हो तो टैक्स लगेगा आप पे, वो कौन सा है ना? तो भूमि के क्रय विक्रय पर लगने वाला टैक्स कौन सा था? जाजम। यदि मैं मेरी जमीन खरीदता हूं या मैं जमीन किसी को बेचता हूं तो मेरे पे कौन सा टैक्स होगा? जैसे आजकल आजकल अपने कोई कई बार कहता है कि मैंने एक प्लॉट लिया है, आप उससे पूछते हो प्लॉट कितने का लिया, तो उसने कहा 50 लाख का तो प्लॉट था और 5 लाख कागजों के लग गए थे। रजिस्ट्री सरकार को देता है वो, तो वो कौन सा दे रहा है वास्तव में? वो जाजम जमा करवा रहा है। मैं कहता हूँ अपने साथ दिक्कत भयंकर ये भी है कि अपनी बोलचाल की भाषा अलग है, किताबों की भाषा अलग है। ये का ये यदि मैं पढ़ा, आपने यदि बचपन से तिमार ही पढ़ा होता ना, अभी कहते तिमारा किस पे लगेगा, आप फटाफट कहते अरे तिमार पे जो लगता है वो कौन सा होता है? ये तो कोई 5-6 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था कि तिमारा क्या है, और खूब सारे बच्चे नहीं करके आए। कैसे कि सर तिमारा क्या होता है? अरे तिमार। और मैं उसको यूं समझा दूं कि अरे आपने क्या कहते हैं, अभी भी तो कहते हैं, मम्मी आज ही बोलती है होली को तिमार कर दे, तीज को तिमार कर दे, तो तिमार पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? तिमारा। राजस्थान का एक व्यापारी सामान बेचने के लिए यूपी गया। राजस्थान का व्यापारी सामान बेचने के लिए यूपी, तो यूपी में जहां वो सामान बेचेगा उस पर टैक्स लगेगा, उस टैक्स को बोलते डांड। राजस्थान का एक व्यापारी सामान बेचने के लिए बिहार गया, तो बिहार में अपना सामान बेचेगा तो उस पर टैक्स कौन सा लग जाएगा? डांड। और उसने क्रॉस क्या किया है? यूपी, तो यूपी वाले भी उससे टैक्स लेंगे, वो कहेंगे तू हमारे यहाँ से क्रॉस होके गया है, इस टैक्स को बोलते सायर। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने पर लगने वाला टैक्स डांड। पारगमन शुल्क, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने पर आप बीच के राज्य को पार करते थे, वो टैक्स कौन सा था? पारगमन शुल्क। अपने जैसलमेर की सबसे अधिक कमाई शायर थी, क्योंकि जो भी सिंध की तरफ व्यापार करने जाएगा और सिंध से वापस आएगा वो किसको क्रॉस करेगा? जैसलमेर। तो वो ये कहते हैं हम सिक्योरिटी देंगे, हम बीच में तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तो हमें क्या जमा करवाया जाए? शायर।